सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर वेदपाल, हिंदी विभाग राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा, आपके लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी के प्रगतिवादी काव्य की। इसमें हम देखेंगे कि प्रगतिवाद का अर्थ क्या है, किन किन विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, कौन कौन इसके प्रमुख कवि हैं और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। प्रगतिवाद में प्रगति शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है उन्नति या विकास करना, अर्थात वर्तमान दशा या परिस्थिति में गुणात्मक सुधार करके विकास करना ही प्रगति कहलाता है। अतः प्रगतिवादी काव्य का तात्पर्य उस काव्य धारा से है जिसे कवियों ने अपनी समकालीन काव्य प्रवृत्तियों में सुधार करने के उपरांत रचा। हिंदी साहित्य में इस प्रगतिवाद का आरंभ क्यों और कैसे हुआ, इसके अपने कुछ निश्चित कारण हैं। वास्तव में पश्चिमी देशों में 20वीं शताब्दी के आरंभ में कार्ल मार्क्स व उसकी विचारधारा का विशेष महत्व था। कार्ल मार्क्स का मत था कि समाज में जो भौतिक विषमताएं हैं उनका मूल कारण आर्थिक व्यवस्था है। अतः उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ कैपिटल में पूंजीवादी व्यवस्था का घोर विरोध किया, जिसने समाज में भौतिक विषमताएं उत्पन्न कर रखी थी। उसने सर्वहारा अर्थात मजदूर वर्ग का पक्ष लिया। उसके सिद्धांतों का पालन करते हुए रूसी राजनीतिज्ञ लेनिन ने रूस में क्रांति की तथा सन 1917 में वहाँ साम्यवाद की स्थापना हुई। कुछ अन्य पश्चिमी देशों में भी इसी तरह से क्रांति द्वारा साम्यवाद की स्थापना हुई। तत्कालीन पाश्चात्य साहित्यकार भी इस क्रांति से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने साम्यवाद व कार्ल मार्क्स के विचारों का अनुसरण करते हुए साहित्य में शोषित मजदूरों, किसानों व जनसाधारण की पीड़ा को उभारना आरंभ किया। अब साहित्यकार का मुख्य ध्येय समाज के उस वर्ग का साहित्य में निरूपण करना था जो लंबे समय से शोषण, अत्याचार व दमन से पीड़ित था। साहित्यकारों ने मिलकर पाश्चात्य जगत में अपना संघ बनाया तथा इस विचारधारा से प्रभावित साहित्य को उन्होंने प्रगतिवादी साहित्य का नाम दिया। असल में छायावादी काव्य की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह देश के परिवर्तित आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का समुचित चित्रण नहीं कर पाया, बल्कि छायावादी कवि निजी सुख दुख और आशा निराशा की अभिव्यक्ति में ही संलग्न रहे। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवादी साहित्य का हिंदी में जन्म हुआ। सन 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने साहित्यकारों को निर्देश दिया कि हम सभी साहित्यकार मिलकर शोषित किसानों, मजदूरों, नारी आदि की दयनीय दशा, पूंजीपतियों के शोषण, अत्याचार, सामाजिक यथार्थ आदि का उद्घाटन करेंगे। इस विचारधारा से प्रभावित वह साहित्य जो सन 1936 के आसपास आरंभ होता है तथा जिसकी समय सीमा 1943 तक जाती है, उसे हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। इस प्रगतिवाद को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने कुछ हिंदी के बड़े साहित्यकारों की परिभाषाएं प्रस्तुत करना चाहूँगा। डॉक्टर नगेंद्र, जो बहुत ही समर्थ आलोचक हैं हिंदी के,
उन्होंने इस प्रगतिवाद के विषय में लिखा है, प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना। जो साहित्यिक जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो वही प्रगतिशील साहित्य है। प्रगति का अर्थ आगे बढ़ना अवश्य है, परंतु एक विशेष ढंग से, विशेष दिशा में। उसकी एक विशिष्ट परिभाषा है। इस परिभाषा का आधार है भौतिकवाद। अर्थात डॉक्टर नगेंद्र ने भौतिकवाद की चर्चा करके एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संकेत किया है। दूसरी परिभाषा डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है। वे अपनी संक्षिप्त सी परिभाषा में लिखते हैं, प्रगतिवाद साहित्य की धारा नहीं है, साहित्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। डॉक्टर चौहान भी एक तरह से प्रगतिवादी काव्यधारा का संबंध साम्यवादी विचारधारा से जोड़ते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त इस विषय में कहते हैं, साम्यवादी विचारों का प्रचार करने वाला या साम्यवादी लक्ष्य की पूर्ति में योग देने वाला साहित्य ही प्रगतिवादी साहित्य कहलाता है। तो इस प्रकार से इन तीन परिभाषाओं से यह बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में जिसे हम साम्यवाद कहते हैं, साहित्यिक क्षेत्र में वही विचारधारा प्रगतिवाद कहलाई। इसके प्रमुख कवि ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री। अब हम एक एक करके इस प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसकी सबसे पहली विशेषता है सामाजिक अव्यवस्था का विरोध, क्योंकि यह साहित्य कार्ल मार्क्स के चिंतन पर आधारित था, साम्यवादी विचारों से प्रभावित था। इसलिए इस काव्य में समाज की अव्यवस्थाओं का विरोध किया गया है। वर्तमान व्यवस्था के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना को उकसाना ही प्रगतिवादी काव्यधारा का मूल लक्ष्य है। कुछ उदाहरणों से हम इस बात को समझेंगे। एक कवि रामेश्वर करुण समाज के वर्ग वैषम्य, आर्थिक विषमता, पूंजीपतियों के शोषण के कारण उत्पन्न सामाजिक अव्यवस्था का विरोध करते हुए कहते हैं, करी श्रम 30 दिन मरत भरत न भूखे पेट, कहो कहाते लाइए पटवारी तब भेंट, सुनियत कुकुर आपके दूध जलेबी खाही, हम सब कृषक मजूर हा कुकर हूँ सम नाही। कैसी ये व्यवस्था हो गई है जिसमें जीवित इंसान पूंजीपतियों के कुत्ते के बराबर भी नहीं रह गया है। सुमित्रानंदन पंत भी इस सामाजिक अव्यवस्था के विरोध में आगे बढ़कर कहते हैं कि अब गांवों की जनता संस्कृति से दूर कर दी गई है, उनका जीवन नरक के समान बना दिया गया है। जो लोग दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाते हैं वे ही घास फूस की झोंपड़ियों में रह रहे हैं। वे लिखते हैं, यह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित। यह भारत की ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित, झाड़ फूस के विवर, यही क्या जीवन शिल्पी के घर, कीड़े से रेंगते कौन ये, बुद्धि प्राण नारी नर। निराला ने भी भिक्षुक कविता में इसी प्रकार की अव्यवस्था के कारण व्यक्ति को भिक्षुक का जीवन जीने पर विवश दिखाया है। तो इस प्रकार प्रगतिवादी कवि इस व्यवस्था का घोर विरोधी है।
दूसरी इसकी विशेषता है यथार्थ का चित्रण। प्रगतिवादी कविता में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। प्रगतिवादी कवि अपनी कविता में किसी आडंबर, ढकोसले या कल्पना का नहीं बल्कि घोर यथार्थ का चित्रण करता है। वह आँखिन देखी बातों को ही कविता में अभिव्यक्त करता है। नागार्जुन ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल की खंडहर होती जा रही इमारत का चित्रण करते हुए कहते हैं, घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है, छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। प्रगतिवादी कवियों ने देखा था कि गांव में शोषण व अत्याचार की अधिकता के कारण तथा शहरों में काम मिलने की संभावना को देखते हुए गांव से लोग शहर की ओर पलायन तो कर रहे हैं, परंतु वे शहरों में आकर कैसा नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं उसका चित्रण करते हुए केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं, कुली मजदूर हैं, बोझ ढोते हैं, खींचते हैं ठेला, धूल धुआं भाव से पड़ता है पाला, थके मांदे जहाँ तहाँ हो जाते हैं ढेर, सपने में भी सुनते हैं धरती की धड़कन। तो इस तरह से प्रगतिवादी कवि यथार्थ का चित्रण अपने काव्य में करता है। तीसरी इस काव्य की विशेषता है साम्यवादी विचारधारा की प्रशंसा। प्रगतिवादी कवि मूलतः मार्क्सवाद से प्रभावित है, अतः इस काव्य में साम्यवादी विचारधारा की पग पग पर प्रशंसा की गई है। उदाहरण के लिए शिवमंगल सिंह सुमन साम्यवाद की स्थापना करने वाले देश रूस व उसकी साम्यवादी व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, यह दलितों की तीर्थ भूमि है, युग का प्रबल तकाजा, सर्वप्रथम साम्राज्यवाद का निकला यही जनाजा, यहाँ संगठित जनजीवन की बोला करती तूती, जिसने युग की बर्बरता को दे दी आज चुनौती। रांगे राघव भी रूस की साम्यवादी व्यवस्था का यशोगान करते हैं। उन्हें लगता है कि यह साम्यवादी व्यवस्था पूरे विश्व में फैल जाएगी। वे साम्यवादी व्यवस्था के प्रतीक रूस के लाल झंडे की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वह गरीबों का मसीहा दीप सा अब भी चमकता, क्रांति के इस कठिन पथ पर एक आशा बन दमकता। तो इस तरह से प्रगतिवादी कवियों ने स्पष्ट रूप से साम्यवादी विचारधारा को अपनाया और जगह जगह उसकी प्रशंसा की। चौथी इस साहित्य की विशेषता है साम्राज्यवाद व पूंजीवाद का विरोध। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि प्रगतिवादी कवि शोषकों का विरोध करता है, पूंजीपतियों का विरोध करता है। प्रगतिवादी कविता में एक और साम्यवाद की प्रशंसा हुई है, वहीं उन्होंने अंग्रेज़ों व पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों की साम्राज्यवादी नीति का तथा पूंजीवाद का विरोध किया है। प्रगतिवादी कवियों का मत है कि पूंजीपति ही मजदूरों किसानों का शोषण करता है, वह तो केवल पूंजी लगाता है, जबकि मजदूर तो अपना खून पसीना बहाकर फसल सामान आदि को उत्पन्न करता है, परंतु उससे होने वाले लाभ का सारा अंश पूंजीपति के पास चला जाता है। इस प्रकार पूंजीपति और भी धनवान होता जाता है, जबकि किसान व मजदूर उतने ही निर्धन होते चले जाते हैं। निराला अपनी कविता कुकुरमुत्ता में गुलाब को पूंजीवादी व्यवस्था का तथा कुकुरमुत्ता को सर्वहारा वर्ग का प्रतीक बनाकर पूंजीवादी व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए लिखते हैं, अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगोआब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, बहुतों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा खिलाया जाड़ा घाम। तो इस तरह से इन कवियों ने एक तरह से पूंजीपतियों का जबरदस्त विरोध किया और इच्छा प्रकट की कि किसी तरह से ये पूंजीवादी व्यवस्था
हमारे समाज से समाप्त हो, ताकि किसान, मजदूर और छोटे छोटे रोजगार अपनाकर अपना जीवन यापन करने वाले अन्य मनुष्यों के जीवन स्तर में कुछ सुधार हो सके। प्रगतिवाद की अगली विशेषता है शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कवि उन लोगों के प्रति बहुत सहानुभूति रखता है जिनका ये पूंजीपति लोग शोषण किया करते हैं। प्रगतिवादी काव्य में शोषितों, अत्याचार से पीड़ित किसानों, मजदूरों आदि के प्रति सहानुभूति दर्शाई गई है। वास्तव में समाज के पिछड़े व उपेक्षित लोगों को इन्होंने सर्वहारा नाम दिया है तथा इस सर्वहारा वर्ग को ही देश व समाज का सच्चा निर्माता माना है। परंतु दूसरों को भोजन के लिए अन्न उत्पन्न करने वाला किसान ही भूखा है, दूसरों को घर बनाकर देने वाला मजदूर बेघर है। वे कलाकार होते हुए अपनी कला का लाभ नहीं उठा सकते। अतः ऐसे वर्ग के प्रति कवियों ने इस प्रकार अपनी सहानुभूति दर्शाई है। शोषित लोगों का ढाढ़स बंधाते हुए कवि कहता है, हिम्मत न हारो, कंटकों के बीच मन पाटल खिलेगा एक दिन, हिम्मत न हारो। यदि आंधियां आए तुम्हारे पास, उनसे खेल लो, जितनी बड़ी चट्टान वे फूंकें तुम्हारी ओर, उनको झेल लो, हिम्मत न हारो। ऐसे ही डॉक्टर महेंद्र भटनागर भी अपनी कविता टूटती श्रृंखलाएं में लिखते हैं कि उनका तो एकमात्र उद्देश्य सर्वहारा वर्ग की दयनीय दशा का ही चित्रण करना है। वे लिखते हैं, ऐसे गीत नहीं गाने हैं जो गीत का साथ नहीं देंगे, गिरते को हाथ नहीं देंगे, निर्धन त्रस्त उपेक्षित व्याकुल जनता के भाव नहीं लेंगे। युग कवि तुमको हरगिज हरगिज ऐसे गीत नहीं गाने हैं। निराला जी ने एक कविता लिखी है तोड़ती पत्थर। सर्वहारा वर्ग की स्त्री की दशा इस कविता में उन्होंने चित्रित की है और एक मजदूर स्त्री के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई है। उसकी दशा का भावात्मक चित्रण करते हुए निराला लिखते हैं, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। एक मजदूर स्त्री का यह चित्रण करने के पीछे निराला जी का उद्देश्य है इन शोषितों मजदूरों के प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट करना। प्रगतिवादी काव्य की अगली विशेषता है नए समाज के निर्माण का आह्वान। प्रगतिवादी कवि पुरानी परंपराओं को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसके लिए यदि उन्हें पूंजीपति का रक्त भी बहाना पड़े, खूनी क्रांति करनी पड़े, तो उसमें भी इनको कोई बुराई नज़र नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन पुरानी परंपराओं को यदि बदलने का प्रयास किया तो इसमें बहुत समय लगेगा। अतः वे चाहते हैं कि ये सारी की सारी सामाजिक व्यवस्था बहुत शीघ्र बदलनी चाहिए, इसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। अतः प्रगतिवादी कवि बिना विलंब किए पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदल देना चाहता है। त्रिलोचन शास्त्री लिखते हैं, नवयुग के जन आगे आओ, नव निर्माण करो तुम जग का, जीवन का, समाज का, मन का। प्रगतिवादी कवि इस नव निर्माण के लिए आवश्यकता पड़ने पर क्रांति करने के लिए भी तत्पर है। उसका तो एकमात्र लक्ष्य है कि इस विसंगति
वैषम्य युक्त समाज के स्थान पर एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाए। इसलिए वो इस समाज को तुरंत बदलने की सलाह देते हैं, इस व्यवस्था को शीघ्र बदल डालने की बात करते हैं और कहते हैं काटो 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 कर लो, साहत और कुसाहत क्या है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। तो प्रगतिवादी कवि शांतिपूर्वक प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखता, बल्कि इस अव्यवस्था को बदलने के लिए खूनी क्रांति लाने की बात करता है। इस कविता की अगली विशेषता है नारी स्वतंत्रता का आह्वान। क्योंकि प्रगतिवादी कवि समाज के शोषितों, दमितों, उपेक्षितों, निर्बल लोगों को उनका अधिकार दिलाने की बात करता है, अतः ऐसी दशा में वह नारी को कैसे बंधन की बेड़ियों में जकड़े हुए देख सकता है। भारतीय समाज में परिवारों की व्यवस्था कुछ ऐसी रही है जहां प्रत्येक परिवार में पुरुष ही प्रधान होता है और स्त्री को उसकी अनुगामिनी समझा जाता है। स्त्री का कर्तव्य माना जाता है कि वह अपने घर में अपने पुरुष पति के निर्देशानुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाए, परंतु प्रगतिवादी कवि को यह स्वीकार नहीं। प्रगतिवादी कवि स्पष्ट रूप से कहता है कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, इसलिए स्त्री को इस तरह से घर में गुलाम बनाकर रखना उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। वे लिखते हैं मुक्त करो नारी को, सर्जक पत्नी प्यारी को। प्रगतिवादी कवियों ने नारी के प्रति बहुत उदारता दिखाई। वे नारी की दयनीय दशा से परिचित होने के कारण उसके उत्थान की कामना करते हैं, परंतु यह तभी संभव है जब वे स्वावलंबी बने। निराला जी ने भारतीय समाज में विधवा के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति भरने के लिए उसकी दीन दशा को इन शब्दों में चित्रित किया है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। प्रगतिवाद की अंतिम विशेषता है कला के प्रति नया दृष्टिकोण। जनवादी कविता लिखने के लिए प्रगतिवादी कवियों को छायावादी शैली छोड़नी पड़ी। उन्होंने सहज, सरल, सुबोध और आडंबरहीन काव्य की रचना की, अतः इनकी भाषा भी सहज, सरल और व्यावहारिक है। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग पूर्णतया स्वाभाविक रूप से किया है। मुक्तक और ऐतुकांत छंदों के साथ इन्होंने गीतों तथा लोकगीतों की शैली को अपनाया है। यद्यपि प्रगतिवादी काव्य की आरंभिक काव्य भाषा तनिक कर्कश थी, परंतु बाद में इसमें कोमलता व सरलता का समावेश भी हुआ। प्रगतिवादी कवियों ने तत्सम शब्दों के मोह को त्याग कर जनसाधारण की भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त किया। कवि निराला की भिक्षुक कविता की भाषा ही अब प्रगतिवादियों के लिए आदर्श काव्य भाषा बनी। इसलिए पंत ने भी एक जगह स्पष्ट लिखा, खुल गए छंद के बंध प्रास के रजत पाश, अब गीत मुक्त ओ युगवाणी बहती अयास। अंत में डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवादी कवि के कला पक्ष के विषय में लिखा है, भारत में प्रगतिवाद का भविष्य साम्यवाद के साथ बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आधुनिक काव्य के अध्येता को आदर और धैर्यपूर्वक उसका अध्ययन करना होगा। उसने हिंदी काव्य को एक जीवंत चेतना प्रदान की है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। तो विद्यार्थियों, ये थी हिंदी के प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। मुझे विश्वास है कि
आपने इनको अच्छे से जाना समझा होगा।